तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जिन्हें करोड़ों लोग चाहते भी हैं और करोड़ों लोग कह सकते हैं उनके नाम से थोड़ा आशंकित भी रहते हैं। तो चलिए, नरेंद्र मोदी का जो ये सत्ता के शिखर तक का सफर रहा है ना, उसे थोड़ा करीब से समझते हैं। ये जो बात कही गई है वो हमारे आज के विश्लेषण का कह सकते हैं कि एक तरह से सेंटर पॉइंट है। और ये समझने के लिए कि मोदी इतने पोलराइजिंग फिगर, मतलब कि इतने ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति आखिर बने कैसे, इसके लिए हमें उनकी वैचारिक जड़ों तक जाना होगा। देखिए, नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक नींव है वो दशकों में एक बहुत ही शक्तिशाली हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के अंदर बनी थी। और ये एक ऐसी विचारधारा है जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखती है। तो जैसा कि इस टाइमलाइन में हम देख सकते हैं, आरएसएस और फिर बीजेपी में उनका जो आगे बढ़ना था वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक था, और यही अनुभव था जिसने आगे चलकर उनके भविष्य का वैचारिक आधार तैयार किया। और यहीं से उनकी सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप स्टाइल की नींव भी पड़ी। साल 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, और ये वो दौर था जिसने उनकी नेशनल इमेज को दो बिल्कुल अलग-अलग, एकदम विपरीत तरीकों से बनाया। एक तरफ वो एक आर्थिक उद्धारकर्ता के रूप में देखे गए और दूसरी तरफ एक विभाजनकारी शख्सियत के तौर पर। अब ये स्लाइड उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उस कार्यकाल की जो डुअल नैरेटिव है, मतलब जो दोहरी कहानी है, उसे दिखाती है। एक तरफ तो था बिजनेस फ्रेंडली गुजरात मॉडल जिसकी खूब तारीफ हुई, और वहीं दूसरी तरफ 2002 के दंगों को हैंडल करने के तरीके को लेकर उनके प्रशासन की देश विदेश में बहुत ज्यादा आलोचना हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एक टीम को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सीधा सबूत तो नहीं मिला, लेकिन इस पूरे विवाद ने नेशनल लेवल पर उनकी जो राजनीतिक पहचान थी उसको एक बहुत गहरा आकार दिया। तो अब गुजरात में मिली सफलता और विवाद, इन दोनों के साथ ही मोदी 2014 में अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को नेशनल लेवल पर ले आए और पूरे देश से वादा किया गया आर्थिक विकास का और एक मजबूत नेतृत्व का। और ये जो जीत थी उसका पैमाना वाकई में बहुत बड़ा था। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, जो 1984 के बाद पहली बार किसी एक पार्टी ने अकेले किया था। मतलब ये दशकों से चली आ रही गठबंधन की राजनीति से एक बहुत बड़ा बदलाव था, एक तरह का पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। अच्छा, प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी सरकार ने भारत को बदलने के मकसद से कई बड़े और अक्सर विवादास्पद फैसले लिए और नीतियां लागू कीं। याद होगा, साल 2016 में भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया गया। ये जो 2 बैंक नोट थे जो उस वक्त सर्कुलेशन में मौजूद कैश का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे, उन्हें अचानक से बंद कर दिया गया, मतलब डीमोनेटाइजेशन। अब देखिए, इसका जो मकसद बताया गया वो तो था भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करना। लेकिन हुआ क्या? इस कदम से कैश की भारी किल्लत हो गई और एक अनुमान के मुताबिक करीब 15 लाख नौकरियों का नुकसान भी हुआ। इकोनॉमी से हटकर देखें तो उनकी सरकार ने एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक एजेंडे पर भी काम किया, जैसे कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करना या फिर वो विवादित नागरिकता कानून लाना। ये वो कदम थे जो सीधे सीधे हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन के पुराने लक्ष्यों को पूरा करते थे। और यही बात हमें नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के सबसे बड़े विरोधाभास, मतलब पैराडॉक्स पर ले आती है। वो ये कि एक तरफ तो उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता मिली हुई है और दूसरी तरफ भारत के लोकतंत्र की हालत को लेकर गंभीर चिंताएं भी जताई जाती हैं। देखिए, अपने पूरे कार्यकाल में मोदी को देश के अंदर लगातार हाई अप्रूवल रेटिंग्स मिली हैं। ये जो 2017 का सर्वे है वो इसी बात का एक स्नैपशॉट दिखाता है, और ये ट्रेंड कमोबेश बना ही रहा है। लेकिन ये जो जबरदस्त सपोर्ट है ये उन रिपोर्ट्स के साथ साथ मौजूद है जो फ्रीडम हाउस जैसे संगठनों से आती हैं, और ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रेस की आज़ादी में गिरावट आई है और नागरिक स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों में भी कमी देखी गई है। तो उनकी कहानी आखिर में आर्थिक महत्वाकांक्षा, गहरी वैचारिक सोच और एक ऐसे राजनीतिक दबदबे की कहानी है जिसने भारत को एक नया आकार दिया है, और वो एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ रहे हैं जिस पर आने वाली पीढ़ियों तक बहस चलती रहेगी।